यार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि हमारे संबंधित है मूल अधिकार से। मूल अधिकार जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, तो उसके कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। और यह जो मूल अधिकार हमारा टॉपिक है, यह 2 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे राजनीति शास्त्र से जो है पॉलिटिकल साइंस अपनी किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल, एलटी ग्रेड, वह सभी मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और वैसे भी राजनीति शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जो हर सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, तो यह वीडियो आपके काम का ही होने वाला है। और साथ ही साथ जो सुहाना फ्री क्लासेस में मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी हुई है, वो जिसे फाइन आर्ट्स की क्लासेस लेनी है, भारतीय इतिहास की या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस की, वो जाकर चेकआउट कर सकता है और हमारी वीडियोज़ को देख सकता है। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज क्या है? मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आपका मौलिक अधिकार है, वो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह किस भाग में दिया गया है, यह आपको बताना है। और जो है यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है तीसरे भाग में दिया गया है, दूसरा है चौथे भाग में दिया गया है, या फिर 5वें भाग में दिया गया है, या फिर जो है यहाँ 9वें भाग में दिया गया है। और यह प्रश्न आपका जो है यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो मौलिक अधिकार जिसे आप लोग कहते हैं, वह किस भाग में है। तो यहाँ देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा ए। जो आपका मौलिक अधिकार है, जिसे हम मौलिक अधिकार, ये आपका क्या है? तीसरे भाग में है। संविधान के किसके तीसरे भाग में है आपका? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। तो जो है मौलिक अधिकार क्या है आपकी? जो राज्य कोई अगर कृत्य करता है, काम करता है, तो उसके विरुद्ध क्या है आपकी? एक गारंटी है एक तरह की आपकी, जो ये मौलिक अधिकार दी गई है। और ये जो मौलिक अधिकार है आपका, यह संविधान के पार्ट 3 में है, या कह सकते हैं संविधान के भाग 3 में है। ठीक है बच्चों, यह देखिए हमारा दूसरा प्रश्न की ओर हम अपने आ गए। हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों, कैसे मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको बताना है कि जो आपके मूलभूत अधिकार होते हैं, वह संविधान के किस भाग में आपको मिलते हैं। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 5। और यह आपका प्रश्न बच्चों DSSB PGT परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका बताना है कि जो मूलभूत अधिकार है आपके किस भाग में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपके मूलभूत अधिकार जो होते हैं, वह जो है भाग 3 में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। पार्ट 3 में पाए जाते हैं आपके मूलभूत अधिकार। आइए चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? तो यहाँ पूछा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं, उनके पास कितने जो है मूलभूत अधिकार हैं और या फिर अनुभव करते हैं। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और मैंने आपको यह भी बताया ऊपर अभी कि जो मूलभूत अधिकार है संविधान के तीसरे भाग में वह होते हैं, यानी पार्ट 3 में। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि मूलभूत अधिकार जो है भारत के नागरिकों के पास कितने हैं या फिर अनुभव करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 5वां, दूसरा है 6वां और तीसरा है 7 और डी वाला ऑप्शन है 8। और यह आपका बच्चों DSSB PGT परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा, कब? 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 मूलभूत अधिकारों का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं भारत के नागरिक। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या भी दी गई है, और मैं आपको व्याख्या सहित इसलिए समझाती हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से उस प्रश्न के बारे में पता चल जाए, और साथ ही साथ कुछ और प्रश्न भी हमें मालूम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद क्या 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो हमारा संविधान है उसके क्या भाग 3 में, जिसे हम पार्ट 3 भी कहते हैं, तो आर्टिकल
12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके, उनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो आपके मूलभूत अधिकार है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है, तो आप बताइएगा भाग 3 में किया गया है। और यह भी एक और प्रश्न बन सकता है, यह पूछ देता है कि आप बताइए कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक आपका मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आप बताइएगा 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर आइए देखते हैं आगे। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। तो जब हमारा संविधान बना था तो प्रारंभ में क्या जो भारत के नागरिक थे उसको कुल कितने 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो पहले क्या थे, आपके 7 मूल अधिकार थे जब हमारा भारत का संविधान बना था, लेकिन जब उसमें भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया 44वां, कौन सा 44वां संशोधन आपका किया गया, वो कब किया गया 1978 के। तो उसके द्वारा जो आपका अनुच्छेद 31 था जिसके अंतर्गत क्या आता था, संपत्ति के मूल अधिकार जो आते थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह बन सकता है कि आपका 44वां संशोधन जो था वह कब हुआ, तो आप बताइएगा 1978 में हुआ, यह पहला प्रश्न बना। फिर आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ये जो आपका 44वां संशोधन था इसके अंतर्गत कौन सा जो है किस चीज़ के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो बताइएगा अनुच्छेद 31 से के अंतर्गत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको जो है समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन के माध्यम से। और जो है अगर आपसे कभी पूछ दिया ऐसा प्रश्न तो आप आशा करती हूँ कि बता ले जाएंगे कि जो आपका 44वां संशोधन था इसके अंतर्गत आपका जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में आपके जो है जो भारत के नागरिक है उनके पास कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कितने, 6 मूल अधिकार हैं। हम अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनमें जो संशोधन करने का जो प्राधिकृत मतलब जिनको राइट है, जिनको क्या कहते हैं, जिनके पास पावर है नागरिकों के मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों जो आपके मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के भारत के, उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है आपको बताना है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। और यह आपका जो है UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। संसद को यह जो है अधिकार है जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ देखेंगे हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 क्या 368 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लें। अनुच्छेद 360 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आप बताइएगा आर्टिकल 368 या अनुच्छेद आपका जो है 368 के तहत संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की क्या शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, जिसके तहत वो जो आपके फंडामेंटल राइट्स है भारत के नागरिकों के उसमें भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है आपका। और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के माध्यम से मूल अधिकारों के लिए पहरेदार का काम करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय, वह किस अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकारों की पहरेदारी कर सकता है। तो आप बताएंगे आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट आपका जो है वह किस जो है अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकारों की पहरेदारी कर सकता है, तो आप बताइएगा जो है आर्टिकल आपका 226 के तहत वह जो है ऐसा कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ आपके जो भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान के जो मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है मंत्रिपरिषद। और यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। यूपीजीआईसी जो परीक्षा होती है आपकी, उसकी 2009 में भी पूछा गया और साथ ही साथ 2012 में भी पूछा गया है। तो आपको बताना है जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन करने की क्षमता किसको प्राप्त है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, संसद। संसद को जो है क्या प्राप्त है? यह अधिकार प्राप्त है कि वह जो है भारत के नागरिकों के संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। और मैंने अभी आपको ऊपर यह प्रश्न जो है देखिए घुमा फिरा के फिर से वही पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न की महत्वता को समझ सकते हैं कि यह प्रश्न देखिए घुमा फिरा के वही पूछा है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको ऊपर यह भी बताया कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल या फिर अनुच्छेद कह लीजिए, अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत मैंने आपको बताया था, 368 के तहत। चलिए आइए हम इसकी व्याख्या को अब देख लेते हैं। तो जो 5वां प्रश्न हमारा पूरी तरीके से हो चुका है और उसकी व्याख्या के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो है जो आपका संविधान के मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है संसद को है और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत है। और साथ ही साथ जो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो किस जो है अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकारों की पहरेदारी कर सकता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के तहत। और जो आपका हाई कोर्ट है वो किस जो है अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपका और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपका जो है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों की क्या कर सकता है? पहरेदारी कर सकता है। आइए हम अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो जो है यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसका बताना है आंसर। जो आपके संवैधानिक उपचार होते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करें एग्जाम में भी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश और तीसरा है सर्वक्षमा और चौथा है अधिकार परीक्षा। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सर्वक्षमा। यह जो है आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। बाकी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, यह सभी आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आते हैं। आइए चलिए हम उसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि संवैधानिक उपचारों का जो वर्णन है, अधिकारों का वर्णन है, किसमें है? तो अगर आपसे कोई पूछे और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो आप बताइएगा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का जो वर्णन है वो आपके भाग 3 में है और साथ ही साथ अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट होता है, द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं, जो कि निम्न है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीटें जारी करता है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए? तो आप बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की, कितनी, 5 प्रकार की रीटों को जारी कर सकता है और जो निम्न यहाँ दिए हुए हैं। पहला आपका क्या है? पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है? परमादेश। और यह आपका इम्पोर्टेंट है, यह 5 नाम आप याद रखिएगा। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा तथा 5वां क्या है आपका? उत्प्रेषण। उल्लेखनीय है उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उपरोक्त रीटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
तो यहाँ देखिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है आपका नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स की जो है रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रीटों को जारी कर सकता है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। लेकिन साथ ही साथ जो आपका हाई कोर्ट है वह जो है अनुच्छेद 226 के तहत वह भी नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीटें क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। यहाँ देखिए हम अपने 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा या निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक बार किए हुए अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है ना। अगर कोई व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक से अधिक बार जो अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में, आपके किस आर्टिकल में वर्णित है, आपको वह बताना है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 19 और चौथा है अनुच्छेद 20। आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। और यह बच्चों आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। रिसेंट में पूछा गया है तो इस हिसाब से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी अनुच्छेद 20। डी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक बार किए गए अपराध के लिए एक ही बार दंड दिए जाने की क्या है, प्रावधान है, एक से अधिक बार के नहीं। और यह किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 220 अनुच्छेद 20 के तहत। यहाँ चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस अनुच्छेद 20 के तहत आपका क्या आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जो दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 20 में। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसका दोष सिद्ध हो गया है तो उस व्यक्ति को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 20 के तहत किया जाता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 के तहत आपका अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो व्यक्ति कोई अपराध करता है और जो है उस व्यक्ति को जो है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको अपने ही विरुद्ध एविडेंस या साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। और किसी अभिव्यक्ति व्यक्ति को केवल अपराध के समय उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। यह किसके तहत है, आपका अनुच्छेद 20 के तहत। तो अनुच्छेद 20 के तहत आपका किसी अपराध के लिए जो दोष सिद्ध किए गए उस व्यक्ति को अनुच्छेद 20 के तहत जो है क्या प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है दोष सिद्ध हुए गए अपराधी को अनुच्छेद 20 के तहत। आइए चलिए हम अपने 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया है। तो इस 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वह अधिकार है, राइट है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे थे माननीय, उन्होंने जो है संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। मतलब कि जो है उसको, उस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय एवं आत्मा कहा है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह आपका TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो मुझे लगता है आप सभी को इस उत्तर के बारे में पता ही होगा, इसके उत्तर के बारे में। यहाँ देखिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान की क्या मानते हैं, हृदय एवं आत्मा मानते हैं इसको। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका अनुच्छेद
या आर्टिकल कह ले 32 के तहत जो है 5 रीटें जो है या जारी कर सकता है। और जो है जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, यह सभी जो है आपके आदि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आते हैं। और साथ ही साथ जो आपका हाई कोर्ट है बच्चों 226 के तहत वह जो है आपके मूल अधिकारों, नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या कर सकता है, पहरेदारी कर सकता है। और हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की पहरेदारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आपकी 5 रीटें जारी कर सकता है, 5 रीटें जारी कर सकता है नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो कि आपका जो है कुछ इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या भी दी गई है। वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है सब, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में माना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो किस अनुच्छेद 32 के द्वारा जो आपका संवैधानिक अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आते हैं उसको क्या माना है, संविधान के हृदय एवं आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु उपचार प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, उपचार सॉल्यूशन प्रदान करता है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के लिए। और यह उपचार का अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है, क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। तो यह जो उपचार का आपका अधिकार है बच्चों, यह स्वयं भी क्या है, एक मूल अधिकार है। और इसीलिए यह किस भाग में, भाग 3 में है। मैंने आपको बताया था जो आपके मूल अधिकार वह सभी किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। तो जो ये आपका उपचार दिया गया है यह सभी भी आपके एक तरह के क्या है, मूल अधिकार हैं, जो कि आपके भाग 3 में ही सम्मिलित हैं। और इस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। और इसी अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा जो आपके मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको क्या बनाया गया है, संरक्षक, पहरेदार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि आमतौर पर प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को संविधान की आत्मा माना जाता है। हालांकि जनरली हम सभी जानते हैं कि जो प्रस्तावना है, हमारा प्रियम्बल है, वह क्या है, आपकी संविधान की क्या है, आत्मा है। न्यायालयों के निर्णयों तथा संविधान विदों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है। और बेरुबारी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, तो बताइएगा। बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है। लेकिन ऊपर मैंने आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार बताया है कि उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है संविधान की जो हृदय और आत्मा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार। यहाँ देखिए आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। वही प्रश्न दोबारा पूछा है, वही प्रश्न घुमा फिरा कर यहाँ पूछा गया। तो आप इस प्रश्न की महत्वता को समझ सकते हैं। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बच्चों यह आपका UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2000 कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग को पता ही चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या मानते हैं, संविधान का क्या हृदय एवं आत्मा मानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यह प्रश्न आपका राजस्थान की जो PGT परीक्षा 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। वही प्रश्न दोबारा से पूछा गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, घुमा फिरा कर उसी प्रश्न को। और यह पहला ऑप्शन है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। आपको बताना है कि किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और यह प्रश्न आपका जो है UPGDC प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की महत्वता को आप समझ सकते हैं कि PGT में भी पूछा गया, GIC में भी पूछा गया और GDC में भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह प्रश्न आपका UPGIC परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है और GDC परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है। यहाँ देखिए हम अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करती है।
तो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो मौलिक अधिकार हैं जो बाल मजदूरी या बाल श्रम को क्या प्रतिबंधित करती है, मना करती है, रोकती है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह प्रश्न आपका यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है, यूपी जीडीसी परीक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग आशा करती हूँ समझ ही गए होंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी। इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार ही एक आपका मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत जो आपका बाल मजदूरी है उसको क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के तहत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो शोषण आपका होता है उसका जो है किस अनुच्छेद के तहत आपको जो है अधिकार प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24 के तहत आपका शोषण के विरुद्ध जो है मूल अधिकार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। और फिर अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम यानी बेगार आदि को क्या करता है, निषिद्ध करता है। जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखानों, खनन आदि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को अर्थात बाल श्रम या बाल मजदूरी को निषिद्ध करता है। तो यहाँ देखिए आपका जो है 2 प्रश्न और बन सकता है। पहला पूछ सकता है कि अनुच्छेद 23 के तहत आपका क्या आता है। तो अनुच्छेद 23 के तहत बच्चों आपका जो मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम जो बेगार आदि को क्या करता है, मना करता है अनुच्छेद 23 के तहत। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 24 है उसमें क्या है, 14 वर्ष से कम, कितने 14 वर्ष से कम की आयु के जो बालक कारखानों में काम करते हैं, खनन इत्यादि जो है परिसंकटमय क्षेत्र जो होते हैं, बहुत ही मुश्किल भरे क्षेत्र होते हैं, उसमें नियोजन को यानी बाल मजदूरी को क्या करता है, मना करता है, निषिद्ध करता है। तो आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ आपको यह भी पता चला गया कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आपका क्या आता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपका मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम या बेगार जिसे कहते हैं, बलात्श्रम को भी बेगार कहते हैं, उसको क्या करता है, निषिद्ध करता है। और जो है आपका अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष की कम उम्र की आयु वाले बच्चे कारखानों में और ऐसे दुर्लभ जगह जो काम करते हैं उन सभी को क्या करता है, उन सभी के नियोजन को निषिद्ध करता है, मना करता है। यहाँ देखिए आपका 12वां प्रश्न आ गया है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो भारत का संविधान के अनुसार, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, यहाँ 4 अधिकार आपको दिए गए। आपको बताना है कि जब आपातकालीन, जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें छीना नहीं जा सकता है किसी भी नागरिक का अधिकार। वह कौन सा अधिकार है। यहाँ पहला ऑप्शन है भाषण का अधिकार, दूसरा है भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है संगठित होने का अधिकार। और यह प्रश्न बच्चों आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है और यही प्रश्न आपका यूपी जीडीसी परीक्षा 2012 में भी पूछा गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि वह कौन सा अधिकार है जो आपातकालीन में भी छीना नहीं जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जीवन का अधिकार। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी से भी जीवन जीने का अधिकार छीन सके। तो भारत के संविधान के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि आपातकाल में भी इसको क्या किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता है किसी भी नागरिक से भारत के। और आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद क्या, 21 व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, आपका पूछेगा कि अनुच्छेद 21 के तहत आपका क्या आता है। तो बताइएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत आपका जो है संविधान व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जो आपका अनुच्छेद 21वां जो है व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, इसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है किस संशोधन के बाद। तो आप बताइएगा
44वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1978 में, उसके बाद जो है आपातकाल में भी जो है अनुच्छेद जो आपका 21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 20 एवं 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1978 में हुआ था, इसमें क्या किया गया है कि जो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो आपके नागरिकों के मौलिक अधिकार आते हैं, तो आपातकालीन में के समय में भी यानी इमरजेंसी के समय भी इसे निलंबित नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है इस संशोधन के तहत। अनुच्छेद और 20 और 21 को क्या किया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। या फिर देखिए अनुच्छेद 20 के अनुसार, क्या अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के समय विद्यमान कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी और उसे अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार उसको दंडित किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय सिर्फ और सिर्फ कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी और उसे जो है अपने विरुद्ध गवाही यानी एविडेंस देने के लिए, गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर आपका देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या आता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, यानी कानून द्वारा ही वंचित किया जा सकता है उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन ले। फिर आपका आता है कि 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का नामक नया खंड जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा जो है एक नया खंड जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का। इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से जो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आयु वाले बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, तो आप बताइएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन के तहत एक नया खंड जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई, व्यवस्था की गई। आइए हम अपने 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न क्या है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक, कौन सा ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में कि अगर कोई भारत में ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो इन चारों में से वह किस अधिकार का दावा यहाँ नहीं कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसका ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, तो वह इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो आपका बच्चों अगर भारत में कोई एक ब्रिटिश नागरिक व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का बच्चों दावा नहीं कर सकता है, किसका, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार, जैसे कि आपके कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो भारत में रहते हैं उनके लिए हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 19(1)(6) के तहत एक क्या है, मूल अधिकार है, जिसका दावा एक अनागरिक या विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया हुआ है तो जो है भारतीय संविधान में जैसे कि कुछ जो है मूल अधिकार है, जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30, या जो है केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए, या जितने भी आर्टिकल्स यहाँ आपको दिए गए हैं या सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों के लिए ही है।
जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए। लेकिन जो आपका व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो आपका व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, या किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो बताइएगा। अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत जो है यह आता है। और यह जो है कोई भी जो बाहर से विदेशी नागरिक आया है या अनागरिक है, वह जो है इसका दावा नहीं कर सकता है, इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ मैंने आपको देखिए बताया भी है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये पाँचों ऐसे हैं अधिकार जो कोई भी विदेशी नागरिक इसका दावा नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के कौन से अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा जीवन का अधिकार, और चौथा संगठित होने का अधिकार। वही प्रश्न घुमा फिरा के दोबारा से पूछा गया, अभी मैंने ऊपर ही आपको इसको बताया है। और जो यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट है। जो है कोई भी व्यक्ति जो है, ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लागू किया जाता है उसके दौरान भी इसे छीना नहीं जा सकता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, तथा अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार वर्णित है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कहा गया है। कहा गया है कि जो अनुच्छेद 352 के तहत, पहली बात तो आपको एक प्रश्न और पूछ सकता है कि किसके तहत जो है आपातकाल लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 352 दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसके तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तथा जो आपका यहाँ एक और दिया है कि अनुच्छेद 358 के तहत आपका जो अनुच्छेद 19 है में वर्णित जितने भी मूल अधिकार है वह स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो जब आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो अनुच्छेद 350 के तहत आपके जितने भी मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के तहत वह स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ और भी मूल अधिकार हैं तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, किस अनुच्छेद 359 के तहत उनको भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। साथ ही साथ जब, लेकिन आपातकाल में अगर आपका इमरजेंसी है तो उस समय जो आपका 20 एवं 21 का निलंबन जो है नहीं किया जा सकता है आपातकाल में भी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका जीवन का अधिकार क्या है, वर्णित है। हमारा 15वां प्रश्न देखिए पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं। और यह आपका उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, दूसरा है वित्तीय संकट होने पर, तीसरा एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और चौथा युद्ध अथवा ब्रह्म आक्रमण के कारण। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 में जितने भी निहित मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वह सभी क्या हो जाते हैं, आपातकाल के समय जो है निलंबित स्वतः ही हो जाते हैं। और जो बाकी की जो मूल अधिकार है उसको 359 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 21 और 20 है उसका जो है निलंबन नहीं हो सकता है आपातकाल में भी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। युद्ध अथवा वाम आक्रमण के कारण जो है अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी आपकी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वह क्या की जाती है, स्थगित की जाती हैं। और यहाँ देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, जब युद्ध या वाम या आक्रमण के कारण आपातकाल लागू हो, अगर युद्ध हो या कहीं बाहर से कोई आक्रमण कर देता है, तो उस समय जो आपातकाल इमरजेंसी लागू हो, तब जो अनुच्छेद 19 आपका होता है उसमें वर्णित जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं वह क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती हैं।
उल्लेखनीय है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होने पर यह स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती। लेकिन जब आपका सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक जो है विद्रोह होता है, आंतरिक अशांति होती है, तो उस समय जो ये आपातकाल लागू होता है, उस समय आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो स्थगित नहीं होती है, रुकती नहीं है। फिर आपातकाल के लागू होने पर अनुच्छेद 359, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के लागू होने पर राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को स्थगित करने की क्या दी जाती है, शक्ति दी जाती है, पावर दी जाती है। कौन से अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति आपका जो है क्या कर सकता है कुछ मूल अधिकारों को और स्थगित कर सकता है। आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है, यहाँ आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे क्या हैं? तो समानता का अधिकार आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक या अनुच्छेद 13 से 17 तक। और यह प्रश्न आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो समानता का अधिकार आपका कौन से 5 अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समानता का अधिकार इन 5 अनुच्छेदों द्वारा क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। चलिए आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों 14 से लेकर 18 द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आइए चलिए इसकी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला ये था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा 14 से 18 तक। फिर एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। यहाँ दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइएगा 19 से 22 तक। क्या 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार का है, और अनुच्छेद 23 से 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार? मैंने आपको 23 और 24 के बारे में अच्छे से समझाया भी था कि 23 में आपका क्या आता है, जो बेगार संबंधी जितनी भी बलात् श्रम होते हैं उन सभी को रोकना, और साथ ही साथ जो है 24 में क्या आता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बालक जो है कारखानों में कार्य करते हैं उन सभी का जो है रोकना और निषेध करना। और फिर अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यह आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, और यहाँ पूछा जा सकता है चौथा प्रश्न बन सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आप बताइएगा 25 से लेकर 28 तक। लेकिन आपका जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। किसके? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 32 है इसके अंतर्गत क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो आप बताइएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है, और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया जाता है। और यह जो है किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आइए चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है वह आपको बताना है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए कि पहला है धर्म के अनुसरण और प्रचार का अधिकार, दूसरा है टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना, तीसरा है धर्म के मामलों का प्रबंधन, और चौथा है धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को विहित करना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या सही है और क्या सही नहीं है। यहाँ 4 कूट दिए हैं, पहला है 1 और 2 सही है, दूसरा है या फिर 1, 3 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3 तीनों सही है, या फिर 2 और 4 सही है। आपको बताना है कि क्या होगा। इन चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ के उत्तर देना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, और ये आपका जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया है, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 2 और 4 आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है।
जबकि 1 और 3 आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, शामिल है। तो आपका जो है 2 और 4 क्या है, टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना, या जो है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ना ही आती है। और धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों का विरोध करना, यह भी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन धर्म के अनुसरण और प्रचार का अधिकार सारे धर्मों को है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन धर्म के मामलों का प्रबंधन, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है ये चौथा 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। और यहाँ देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, जो कि निम्नलिखित है। मैंने अगर आपसे यहाँ एक और प्रश्न पूछ सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आप बताइएगा 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद तक आता है। तो यहाँ देखिए, एक एक करके हम सारे अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए। पहला क्या है, अनुच्छेद 25, अंतः कारण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अगर धर्म के मानने या उसके प्रचार आचरण करने की स्वतंत्रता है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। और फिर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या आता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित जो भी प्रबंध होते हैं, पूजा उजा जो की जाती है, उसकी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उस अपने धार्मिक जो भी आपके धर्म से संबंधित, उसके प्रचार कर सकते हैं, उसको आचरण में ला सकते हैं और उसको मान सकते हैं, यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। और जो है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आपका क्या आता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स के संदाय के लिए क्या, स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आपका क्या आता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यह आपका अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। अतः स्पष्ट है कि टैक्स लगाना एवं धार्मिक मामलों में निर्देशों का विरोध करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, शामिल नहीं है। तो यहाँ आपको 4 जो है अनुच्छेद दिए गए हैं, और इन अनुच्छेदों के तहत आपका धार्मिक स्वतंत्रता आता है। पहला अनुच्छेद 25 क्या है, उसमें आचरण से लेकर मानने और जो है उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसमें, अनुच्छेद 25 में आचरण, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और आपका अनुच्छेद 26 में जो भी धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में किसी, तो 27 के तहत आपके करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और 28 के तहत शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में क्या है, स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो और क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और मेरी व्याख्या भी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो प्लीज़ करके क्षमा कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आप सभी का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।